जोहार, नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम अपना रुतबा, अपना रंगत दिखा रहा है। कहीं पर गर्मी के समय भयावह बरसात हो रही है, जहां बरसात होती नहीं थी, और जिन इलाकों में अंग्रेजों के ज़माने में माना जाता था कि सबसे ठंडा क्षेत्र है, वहाँ हीट वेव, लू की अलार्मिंग आए दिन होती है। कहीं पर येलो, कहीं पर रेड। लगातार लू से प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में लू वालों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और हॉस्पिटल की हिदायत है कि अगर आपको लू लग गई है तो घर में इलाज मत करिए, हॉस्पिटल आइए। रांची और झारखंड, नाम ही है झारखंड, जल, जंगल, जमीन, ये तीनों गर्म हो रहे हैं और तीनों लापता हो रहे हैं। क्यों लापता हो रहे हैं? शायद इसलिए कि झारखंड प्रचुर अमीर है। धरती के गर्भ के नीचे एक से एक मिनरल्स हैं, इसलिए गरीब हो रहा है। अभिशाप है उसके लिए धनी होना। और सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा कुपोषित लोग यही हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं। गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें सबसे प्रमुख बात थी कि हम जिस धरती पर हैं, उस धरती पर प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक आदमी की लालच पूरी नहीं हो सकती है। हम सीखने के लिए तैयार हैं, न गांधी से, न कबीर से, न रैदास से, न सूरदास से, न अपने पूर्वजों से। हम तो अपने पूर्वजों को लगभग मान चुके हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं था। वो हमको क्या सिखाएंगे? उनके जमाने में कंप्यूटर तो था नहीं। वह पुण्य मानते थे कि एक पेड़ लगाने का मतलब है 100 पुत्रों का पुण्य, 100 पुत्र होने का पुण्य। आप किसी बच्चे से पूछिए, कुछ गंवई बच्चे शायद बता दें, लेकिन कहीं कोई बता नहीं पाएगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई चल रही है और हमारे यहाँ पूरी दुनिया में भी वह मॉडल जो है एक्सेप्टेड है, जो विकास का मॉडल आपके सामने दिख रहा है। लंबी चौड़ी सड़कें, चमचमाती सड़कें कहाँ बनेंगी? बड़े बड़े कारखाने कहाँ बनेंगे? लेकिन पानी तो धरती से आएगा, पानी तो हवा से आएगा और पानी तो जब तक हम उसको पानीदार रहने देंगे तब तक आएगा, नहीं तो हमको बेपानी करेगा। बीच भाष में आज हम इसी पर बात करेंगे। हीट वेव, लू, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया जो गर्म हो रही है उस पर। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर, जो प्रोफेसर डीन है बीआईटी मिश्रा में रिमोट सेंसिंग के। स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. गुप्ता हैं, आपके लिए बहुत पुराना चेहरा, जो पूर्व पीसीसीएफ हैं झारखंड के। स्वागत है आपका। और पर्यावरणविद भी है। और हमारे साथ डॉक्टर अमित पांडे जी, जो निदेशक है वन उत्पादकता संस्थान रांची के। हमारे साथ डॉली कृष्णन, बहुत बार आप इनसे मिल चुके हैं, निदेशक हैं ब्रह्मोलॉजी के। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, जोहार। मैं आप ही से रिमोट सेंसिंग चूंकि आप करते हैं, इसीलिए मैं आप ही से शुरू करता हूं। कुल मिलाकर के अगर आज के दिन झारखंड को देखें, जो बना है जल, जंगल, जमीन के लिए, क्या पोजीशन है? अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, 23 साल 24 साल पीछे, उस पीरियड में जंगलों की जी स्थिति थी, उस समय नदियों की जी स्थिति थी, आज क्या सिचुएशन है? देखिए, हम झारखंड की बात करें तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में झारखंड अकेला का विषय नहीं है। ये जो हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्लोबल इफेक्ट है, जो कि 1850 के बाद के जो आंकड़े अगर हम देखते हैं, रिकॉर्ड 1850 के बाद का उपलब्ध है, जिसमें अभी पता चलता है कि अभी हम 1850 से पहले का समय से 1.1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर राइज हो गया है। और 2023 का बात देखें तो पूरी दुनिया में सबसे गर्म साल था 2023।
2023 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। और जो पिछला दशक था 2011 से 2020 ये सबसे गर्म दशक रहा 1850 के बाद में। और इवन 1 लाख साल में भी आप देखें तब भी ये दशक सबसे गर्म दशक रहा। 1850 के बाद में आंकड़ों से देखें तो पिछले 4 दशक सबसे गर्म दशक रहे जी। तो पूरी दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो झारखंड एक छोटा सा स्टेट है, ये अकेला इसका विषय नहीं है, ये पूरा ग्लोब का विषय है। इसमें ये जो दुनिया गर्म ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये इसका मुख्य कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हम फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करने से निकल रही है, वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक चादर का आवरण बना लेती है। और जो सूर्य की गर्मी धरती पे आती है वो वापस जा नहीं पाती है, इसी में ट्रैप हो जाती है और ये धरती गर्म हो रही है उसकी वजह से। तो अगर हम इसी रेट से फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते रहे हैं तो ये धरती का जो औसतन तापमान जो बढ़ रहा है, ये ऐसी स्थिति में चला जाएगा जहां से वापस हम नॉर्मल स्थिति में नहीं ला पाएंगे। तो इसको नियंत्रित करने के लिए ग्लोबल स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है। और वो पेरिस के अंदर अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 12 दिसंबर 2015 में, जिसमें अधिकतर देश शामिल हुए थे। 194 देश शामिल हुए थे, एक यूरोपियन यूनियन है उसमें शामिल है। तो उनमें इस एग्रीमेंट को एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट माना जाता है। और इसमें ये निश्चित किया गया था कि हम सारे देश मिलकर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम 1.5 डिग्री तक नियंत्रित रखेंगे। 2050 तक का टारगेट बनाया और उसमें भारत भी शामिल है। भारत ने अपने टारगेट सेट किए हैं 2030 तक। अभी नए टारगेट के हिसाब से बिजली उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% कर दिया जाएगा। जितनी भारत की बिजली की जरूरत है उसका जो उत्पादन हो रहा है उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली उत्पादन किया जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन उत्सर्जन हो रहा है उसका 2005 के लेवल के 45% तक कर लिया जाएगा, नीचे लिया जाएगा, रिडक्शन कर लिया जाएगा। तो इसमें मैं मुख्य तौर पे जो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल जो है जिसका गैस का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कारखानों में, और जो हमारी खेती है, मुख्य तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस, मीथेन का सबसे मुख्य परसेंटेज है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें और मीथेन को कम करें तो इसमें बहुत सारे सेक्टर में हमको काम करना पड़ेगा। सरकार के लेवल पे काम एक उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है और इंडिविजुअल लेवल पे, समाज के लेवल पे, बिजनेस हाउसेस के लेवल पे अगर हम काम करें सारे मिलके तो हम स्थिति को भयावह होने से बचा सकते हैं और एक धरती को रहने लायक, मनुष्य के रहने लायक, जीवों के रहने लायक रख सकते हैं। इसके अंदर हम अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो जैसे सभी जानते हैं कि पौधे की, जैसे आपने भी बताया, पौधे की बहुत बड़ी इसमें रोल है। जैसे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हर एक आदमी अपने घर के चारों तरफ पौधे लगाए और उनको संरक्षित करे ताकि उनका घर ठंडा रहे और वातावरण भी अच्छा रहे। दूसरी तरफ खेतीबाड़ी के अंदर जैसे मीथेन गैस खेतीबाड़ी से निकलती है तो उसमें ऑल्टरनेटिव बीज का इस्तेमाल करें और खेती की नई तकनीक से खेतीबाड़ी करें। और बड़े बड़े फार्म हाउस या फार्म्स में हम सोलर पैनल लगाएं जहाँ से सोलर पैनल से इरिगेशन करें तो हम इस जो CO2 का उत्पादन हो रहा है हमारे फ्यूल को जलाने से वो कम किया जा सके। गुप्ता जी, इनका सवाल आपकी तरफ ले जा रहा है, फिर इनकी तरफ ले आएंगे। इन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो बन रही है वो ऊपर नहीं जा पा रही है, इस वजह से हीट यहीं पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? फॉरेस्ट की एक बड़ी भूमिका है, वो पौधा नहीं है, वो पेड़ लगाने से नहीं काम चलेगा। जंगल होता है
जंगल हुए हैं और जंगल हैं, नेचर ने दिया है अलग अलग इलाकों में। हम पौधे लगाकर जंगल को कंपनसेट नहीं कर सकते, मेरी समझ से, मेरी जो समझ है। जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, उस मॉडल में लगातार मजबूरी है हमारी पेड़ काटने की, जंगल काटने की और नदियों के किनारे इंडस्ट्रीज बिठाने की। तो जब जंगल कटेंगे तो जितना उसका जो ये ऊपर से मिट्टी है, गिट्टी है, सब आकर नदियों को भर दे रहा है। नदियां अब सड़कों के लेवल में आ गई हैं, बड़ी बड़ी नदियों का हालत ये है। वैसी स्थिति में जब हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम बैटरी वाला गाड़ी दे रहे हैं, अरे तो रिचार्ज किससे होगा? रिचार्ज तो उसी बिजली से होगा ना जो फॉसिल फ्यूल से बनता है, नहीं? तो यह जो राठौर जी ने बताया कि एक टारगेट तय किया गया कि इस समय तक हम 50% उस पर चले जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है उसको तो जिंदा रहने देंगे ना, वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है हमें ये दिख रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में बैठे हुए, तो आपको याद होगा रांची में कब आए थे पता नहीं, हमको याद नहीं है, लेकिन रांची में जब हम आए थे तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती थी। जहां बहुत गर्मी हुई उस दिन पक्का था कि दोपहर के बाद बारिश होगी ही होगी, नहीं हो रही। हाँ, तो वो जो इसका साइंस है, क्लाइमेट चेंज का जो साइंस है, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि कैसे, तो इसको हम देखें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर शुरू हुआ तो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ी। 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले की बात है। और फिर हम खेती बाड़ी एक गौण विषय होता गया और इंडस्ट्री मेजर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती गई और उससे रिलेटेड हमारी, याद होगा खेती में सनई ढैंचा का इस्तेमाल था। हर 3 साल के बाद खेत में सनई ढैंचा लगाते थे और जोत करके छोड़ देते, एक फसल नहीं लेते थे बरसात वाले में। तब तो कोई मिथेन का वो संकट नहीं होता था। अब तो भरपूर यूरिया डालना है, डाइएमोफॉस डालना है और ऊपर से कीटनाशक भी डालना है, तो होगा क्या? नहीं, तो वो हम उस विषय पे आ रहे हैं कि जब समस्या छोटी रहती है तब तक तो कुछ पता नहीं चलता है। और आपने बोला झारखंड और रांची की बात की, तो मौसम हमारा भी ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे विकास के हम ढेर सारे काम करना शुरू किए और इंडस्ट्री हमारी चारों तरफ फैलना शुरू की, ट्रांसपोर्ट हमारा बढ़ना शुरू हुआ, हमारी आबादी बढ़ गई, तो इन सारी चीज़ों का असर, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा का स्रोत हमारा परंपरागत तरीके से हम फॉसिल फ्यूल रहे, कोयले, तेल, इन्हीं सब में। फिर हमें लगा कि साहब, हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये जो मेन कारक है इसके पीछे जो जड़ पे हमें दिख रहा है, जो आज की तारीख में लू की जिसकी बात कर रहे थे, हीट वेव की बात कर रहे थे, दैट इज अनदर काइंड ऑफ एक्सट्रीम फिनोमेना है। सालों भर तो नहीं होता है, लेकिन रांची जैसी जगहों पे भी अगर दिखने लगे, बाकी जगहों पे तो मैदानी इलाकों में इंडिया के होते ही रहता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये फॉसिल फ्यूल जो है हमारा मेन कल्प्रिट है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो एक तरीका है कि या तो हम विकास न करें या कम करें, लेकिन उस पर भी विकास का संतुलन तो बना सकते हैं। हमारे वो उसी पे, तो विकास कितना करें ताकि सबका विकास हो और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी बना रहे। तो ये दोनों के बीच का संतुलन बनाना इम्पोर्टेंट है, और लेकिन बड़ा आसान भी नहीं है। और इस पूरे इंटरेस्टिंग एपिसोड में या बहस में हम ये बात कह सकते हैं कि अभी तक आज की तारीख में हमारे पास जो बहुत ही अच्छा विकल्प है जो ग्रीन हाउस गैसेस को सिक्वेस्टर करने का, तो उसमें पेड़ पौधे जो है लगा के बहुत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है या हम शहरी या बाकी इलाकों में अपने जो पेड़ लगाते हैं, इस तरह के वृक्ष लगाते हैं, वेजिटेशन लगाते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन उसकी एक सीमा है, सारी जगहों पे जंगल नहीं लग सकते, सारी जगहों पे वृक्ष नहीं लग सकते, और विकास के काम में भी हमारे पास बहुत से वृक्ष को हमें काटना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और इस रेगुलेशन का क्रम में हम देख रहे थे कि अभी बात हो रही थी कि किस हद तक हमारा टेम्परेचर बढ़े जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत साल पहले शायद वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि शायद 2 डिग्री की एक लिमिट होनी चाहिए। तो 2 डिग्री की लिमिट के बाद 1915 में 2015 में जो पेरिस का जो कॉप हुआ, तो उसमें बड़ी मुश्किल से लोगों ने तय किया कि नहीं साहब 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तक बहुत पानी बह चुकेगा, जिस पानी की आप बात कर रहे हैं। हमें 1.5 डिग्री तक जो है इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर रेंज था, उससे हम एवरेज को थोड़ा सा हम कर सकते हैं। हालांकि वो भी बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है, लेकिन
पूरी दुनिया के लोगों को एक लेवल पे बैठा के और उनको उनकी एक राय कराना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास वही एक वो है। और दूसरा कि इस पूरे प्रक्रिया को ग्लोबल लेवल पे, राज्य के लेवल पे, देश के लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम लोग एसडीजी बोलते हैं। तो एसडीजी के माध्यम से हम अलग अलग सेक्टर, क्योंकि इस पूरे विकास में रोड की भी अपनी अहम भूमिका है, इंडस्ट्री की अपनी अहम भूमिका है, खेती बाड़ी से भी हमारे पास इमिशन होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने प्राकृतिक तरीके से, जैसे आपने बोला कि क्रॉप को रिसाइकिल करते थे, सनई ढांचा लगाते थे, उससे हम अपना प्रकृति से हम उसमें न्यूट्रिशन ले लेते थे, और फिर हमने सीधे सीधे फर्टिलाइजर से करना शुरू किया। तो उन जो परंपरागत चीजों को भूलना शुरू की, तो अब हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम उन चीजों को भी अपने व्यवहार में लाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलके ही पूरे चीजों को गंभीर करती है। और 1.5 डिग्री का जो हमें मार्जिन मिला है, अगर हम उसको ध्यान से नहीं रखेंगे तो बड़ी जल्दी हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रयास है कि ये सामूहिक चीज है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग किसी एक जगह की नहीं है, क्योंकि परिवेश तो सब जगह से जुड़ा हुआ है। सारी हवाएं एक दूसरे से पूरी पृथ्वी में घूम रही हैं। जी, तो कोरोना में दिखा था। उसके बाद फिर भूल गए हम। हाँ, हम लोग भूल बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। तो हमारे लिए सामुदायिक और सबकी साझी समस्या है, और साझा ही हमें प्रयास भी करना होगा कि हम कितनी मिल के काम करें। डॉक्टर दिनेश पांडे जी, अमित पांडे जी, सॉरी, आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं बचपन के, पढ़ाई लिखाई के, नौकरी करने के दौरान? आज जो अध्ययन पूरा का पूरा चल रहा है हीट वेव पर या ग्लोबल वार्मिंग पर, झारखंड को अगर फोकल पॉइंट बनाए तो उसमें आपको क्या लगता है? झारखंड के बारे में या स्पेसिफिकली रांची के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये शहर जो है वो झीलों का शहर कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर्स हुआ करते थे, और अब धीमे धीमे सारे श्रिंक हो गए, बहुत सारे तो गायब भी हो गए। एक मंत्री हुआ करते लालू प्रसाद जी की रिजिम में, इंदर सिंह नामधारी, तो उन्होंने इसी बात पर 3 साल के बाद रिजाइन कर दिया था कि रांची के 550 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के तालाबों को भरकर उसमें अपार्टमेंट बना दिया गया। उसकी जांच हो, 10 कमेटियों ने जांच की और हुआ गया कुछ नहीं। सबने पुष्टि की, यहाँ सब लोगों ने मिलकर गड़बड़ी की है, तालाब भर दिए, तालाब बेच दिए हैं। तो आप कह रहे झीलों का शहर हुआ करता था, अगर तालाब थे, तालाब ही आप बंद कर देंगे, नदियों पर घर बना लेंगे। जी, तो अभी ऐसा है कि जो बचे हुए तालाब हैं यहाँ पे, उनको संरक्षित करने की जरूरत है, और उनके किनारे पेड़ लगा करके वाटर सॉइल इरोजन को रोकना एक मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। और चूंकि माइनिंग एरिया की वजह से जो लूज सॉइल है, जो कि उड़ती है, या फिर जैसे जो बिजली उत्पादन के लिए जैसे फ्लाई एशेज हैं, उनकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस कम होती है, डिपोजिशंस जो होते हैं लीव्स के ऊपर, और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जो पोल्यूशन है, जो सॉइल इरोजन है, जो विंड इरोजन है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ रही है, उसको देखने की जरूरत है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस भी बढ़ रही हैं, और इसका एक बहुत बढ़िया सिंक है पौधे, ट्रीज जो है हमारे, एक बहुत बड़ा सिंक है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि बहुत साल पहले, करीब 10 साल लगभग हो गए होंगे, यहाँ से एक रिक्वेजिशन हमारे पास गया था कि साल मॉर्टेलिटी हो रही है, साल मर रहा है। तो पेट्रोलवार के पास हम लोगों ने आके देखा, तो वहां पे साल के मरने का कारण जो था वो फफूंद थी, क्योंकि वाटर टेबल वहां काफी हाई था। लेकिन एक दूसरी जगह रामगढ़ जब हम गए तो वहां पे कोई फफूंद नहीं थी, कोई इस तरह की बीमारी नहीं थी। वहां पे वाटर टेबल ही इतना नीचे था कि ड्राइंग की वजह से साल मर रहा है, पानी की कमी। इसी तरह से पूरा तिरहुत कैनाल जो है आपका, वाल्मीकि नगर से लेकर के आपको पूरा उत्तर प्रदेश तक जाता है, उस पर लगे शीशम के करोड़ों अरबों पेड़ मर गए एक बार में, और पूरे इलाके में सब शीशम था, A to Z शीशम था। पूरे चंपारण का शीशम एक साथ खत्म हो गया। जांच चल रही है, जांच जारी है, रिपोर्ट भी है, लेकिन कारण क्या है? जैसे कि एक जगह बताया आपने कि ड्राइनेस था, हाँ। एक जगह बताया था कि इतना पानी तक फूंद था। तो दोनों को लेवल किया जा सकता है ना। हम तो वही शुरू से यही कह रहे हैं, हाँ। कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, हाँ। नहीं, हाँ।
जैसे बड़े वृक्ष हैं, आपने जैसे कहा कि बड़े वृक्ष जो हैं वो ज्यादा कार्बन सोखते हैं और उसकी तुलना में पौधे को लगाने को उतना सिग्निफिकेंट नहीं बता रहे हैं। खैर वो शुरुआत है वृक्ष के, कर सकते हैं, करें जितना कर सकते हैं करें, लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं उनको भी बचाना जरूरी है। जैसे वहां जहां पे ड्राइंग की वजह से साल मर रहा है, वहां अगर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आप यूज करके और उन पेड़ों को बचाएंगे तो वो आपके क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग में को कम करने में मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप शहर से जंगल की तरफ जाते हैं, एक टेम्परेचर कम हो जाता है, जहां पे झील है वहां पे टेम्परेचर कम रहता है। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे माइनिंग एरिया है, उसका डिग्रेडेशन है, देख के सोच समझ के पौधे लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधा लगाने के नाम पे हम ऐसे पौधे लगा दे रहे हैं जिनके नीचे कुछ और नहीं उगता है। तो जरूरत है जो उस एरिया में जो इकोसिस्टम है, जो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, जो एक इकोसिस्टम है, उसको रिस्टोर करना, रिहेबिलिटेट करना और वही पौधे लगाना जो कि उस एरिया में पहले से थे जी। तो ये आवश्यकता है। हाँ डॉली कृष्णन, एक तो पानी में आपने खबर देखी होगी, लगभग हर अखबार में, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये आ रहा है कि हर घर जल नल योजना में सब सूख रहे हैं, सैकड़ों बंद हो गए, पानी नहीं मिल रहा है जी। वो क्यों सूख जा रहे हैं और उसका विकल्प क्या है? इसलिए कि इस पानी का आज भी स्त्रियां भले ही बराबरी में कितना हो आ गई हो, पानी लाने का मुख्य काम उनका है 4 किलोमीटर से लाएं, 5 किलोमीटर से ले आएं। जी जी है ना जी। जैसे ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो हम लोग देखे हैं पिछले 1 दशक में, अगर हम देखें तो वो काफ़ी नीचे उसका स्तर होते जा रहा है। और मुख्यतः इसका कारण है कि शहर में जो अर्बनाइजेशन हो रही है, कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, कहने का मतलब है शहरीकरण एक मुख्य कारण है। अगर आप देखें जंगल को साफ करके सीधे आप इमारत खड़ी कर रहे हैं और वाटर टेबल रिचार्ज करने के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो वर्षा है वो कहाँ जाके ग्राउंड में समाएगी, जिसके कारण वाटर टेबल लेवल जो है वो पूरा नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण आप कितना भी उसको बोरिंग करा लें आपको बहुत नीचे जाना पड़ रहा है और उसकी भी सीमा है। और आप ज़्यादा नीचे जा रहे हैं तो आपको आर्सेनिक और आदि अम्ल आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके पानी में आ जा रही है, जो आपको अल्टीमेटली हेल्थ को बहुत प्रभाव कर रही है। तो मुख्य कारण इसका है कि अर्बनाइजेशन बहुत प्लान्ड वे में नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसके उपाय पे चर्चा की जा रही थी कि अगर एक स्ट्रीट में एक साइड को वृक्ष लगाए गए और दूसरे साइड को उन्होंने वृक्ष नहीं लगाया, दोनों का तापमान कंपेयर किया गया तो ऑलमोस्ट 6 से 7 डिग्री का अंतर पड़ा। अगर अर्बन डेवलपमेंट करना है तो वृक्ष को भी उसमें इंक्लूड किया जाए कि हम लोग ठीक है ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं, कंक्रीट जंगल्स नहीं रोक सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हम लोग रोक सकते हैं, तो इसको एज अ टाउन प्लानिंग इसको बढ़िया से करके अगर हम लोग करें तो डेफिनेटली हम लोग इसमें बहुत आगे जा सकते हैं और टेम्परेचर को कुछ हद तक तो नियंत्रित कर ही सकते हैं। एक बेसिक ये बात रहती है। अगर ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई अगर देखा जाए तो 1945 जब सब लोग मिलके पूरे वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ बैठे और बोले कि चलिए वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ, IMF का, और ये सब जगह का ये सारे बॉडीज बने, उसके बाद UN बना, तो UN को लग गए 1972 में पहला कॉन्फ्रेंस करने में, जहां सारी कंट्रीज ने बहुमत से ये अग्री किया कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन कनेक्टेड है और सस्टेनेबिलिटी ही उपाय है। 1972 में पहला कॉन्फ्रेंस किया गया, मैन एंड वाइल्ड। तो उसके बाद से फिर हमारे सारे नियम आए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये सारी वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सारी चीज़ें आई, ये सब का शुरुआत हो चुका था, लेकिन इसको गंभीरतापूर्वक हमें नहीं लगता कि इसको लिया गया और इसको और गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। और साथ में मैं एक अपना रिसर्च शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि डेफिनेटली हम लोग फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग ने, हमारी रिसर्च टीम ने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के कुछ छात्रों के साथ मिलकर हमने एक रिसर्च किया कि अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स के जगह अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें या अर्थवर्म्स को यूज़ करें, जोगटी को अगर हम लोग यूज़ करें, तो क्या इस पे पौधों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है।
तो उससे पहले तो अर्थवर्म्स के हेल्थ को भी हम लोग चेक करना है कि अगर ये आप पेस्टिसाइड डालने से क्या अर्थवर्म खत्म हो रहे हैं क्या। हम लोग ने 3 पेस्टिसाइड्स को चेक किया और मजेदार बात यह है 1% से भी कम कॉन्सेंट्रेशन में जब हम लोग ने ये पेस्टिसाइड जो पूरे झारखंड में धान और फल सब्जी उगाने के काम आता है उसमें अगर हम लोग ने चेक किया, सारे अर्थवर्म एक ही डोज के बाद मर गए। ये हमारा पेपर जस्ट पब्लिश होने वाला है, गया हुआ है पब्लिश होने के लिए। तो कहने का मतलब है हम एक तरफ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग क्या अल्टरनेटिव उपाय ढूंढें, और साथ में जो चीज़ खत्म होते जा रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल सोर्स है कि आप अर्थवर्म्स को यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करें, या और भी जीव हैं जो वहाँ साथ में रह सकें और आपको फर्टिलाइजर की जैसा काम भी करें और आपको फल फूल भी दें। वो उन पे ना ध्यान देके हम सीधे केमिकल्स बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी गहन विचार है, मतलब इस पे करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ये सब रिसर्च सामने आना चाहिए, स्कूल लेवल पे आना चाहिए। एक तो दिल्ली बनने की प्रक्रिया जो मैंने पढ़ी है उसके साथ लुटियन ने जब दिल्ली का पूरा नक्शा बनाया तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग्स बनती रहेगी, पेड़ पहले लगा दो। तो वहां आप देखेंगे दिल्ली में सड़क के इस किनारे उस किनारे बीच में भी पेड़ है। देखिए नियम है, लेकिन अपने यहाँ जो है, अपने यहाँ झारखंड में आप चले जाएं, किसी डिवाइडर के बीच में आपको पेड़ नहीं दिखेगा, कनेल का वो दिखेगा, झाड़ दिखेगा। और मेरे कांके रोड में तो पिछले 10 साल से उसमें पानी पर पानी दिया जा रहा है, झाड़ उगी नहीं रहा, खाद दिया जा रहा है। हम ये कह रहे थे ये व्यवस्था उससे जो वार्निंग है वहां वो तो कंट्रोल्ड है ना, नीम एकदम भरपूर लगा दिया, पीपल पर कोई पेड़ नहीं है जो लुटिन के पेड़ नहीं लगा, और उसमें से हमको लगता है 50% से ज्यादा जीवित है और उसी से फिर बढ़ रहा है, पनप रहा है, ढेर सारी चिड़िया है। देखिए नियम ही है कि हमारी धरती के ऊपर 30% फॉरेस्ट होना चाहिए जी। तो अभी ग्लोब दूसरे पार्ट्स का, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट का देखें तो वहाँ पर बहुत जगह है 30% जंगल है, और हमारे देश में देखें तो 22% ही जंगल है। तो हम ग्लोब दुनिया के हिसाब से 10% कम है जंगल के हिसाब से, तो हमको तो उतना जंगल तो अभी लगाना पता नहीं वहाँ ये दर्शन था कि नहीं। हमारे यहाँ तो दर्शन था, रहो सादा, ये खाओ सादा ताकि निभाए बाप दादा। हाँ। हमारे यहाँ तो फिलोसफी थी, वहाँ है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ 30% बचा हुआ है, हमारे यहाँ 22% हो गया। तो वही डेवलपमेंट में हमने जो डेवलपमेंट किया, हो सकता है हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं रहा है। हम प्लांट वे में जैसे बता रहे हैं कि प्लांट वे में नहीं आगे बढ़े हैं। लुटियंस की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने प्लानिंग किया और इतने % पेड़ होने चाहिए दिल्ली के अंदर, तो वो है, तो वहाँ का वो एरिया ठंडा रहेगा। तो जो अच्छी चीज है उसको हम ले क्यों नहीं सकते हैं, उसमें क्या संकोच क्या है? यही है मेनली कि एक तो विल पावर होना चाहिए हमारे सरकार के अंदर। पॉलिसी तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रही है उसको, वो बात है। दूसरी बात है कि हमें हर आदमी को जागरूक होना जरूरी है, इसके लिए ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। अवेयरनेस तो, जागरूकता होना तो बहुत जरूरी है। अगर हमारे समाज में पहले तो हमारे पूर्वजों से ये ज्ञान आता ही रहा है किसी न किसी तरीके से कि पौधों की पूजा की जाने, और सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हमारे यहाँ चारों तरफ ये जो प्रकृति है उसका संरक्षण किया जाए, सामाजिक व्यवस्था में ही ऐसा था। लेकिन अब तो हम धीरे धीरे उस चीज को भूलते जा रहे हैं। हमारे जो ज्ञान है पूर्वजों से आया हुआ उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये शिक्षा व्यक्तिगत रूप से हर एक आदमी को इस पर्यावरण के बारे में, धरती के बारे में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान की अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग या दुनिया का जो गर्म होना, जलवायु का परिवर्तन होना, ये जो अभी चल रहा है और जिसका हम परिणाम आने वाले समय में, अभी तो शुरू हुआ, आने वाले समय में हम कितना भोगेंगे वो यही थोड़ा सा अंतर है। हाँ। कि पीपल लगाने वाला या आम लगाने वाला हमारा बूढ़ा आदमी यह जानता था कि उसकी छांव भी उसको नहीं मिलेगी और उसका फल भी नहीं मिलेगा, तब भी वो लगाता था कि दादा बोएगा पोता खाएगा। नहीं, तो हम इतनी सी छोटी सी चीज क्यों नहीं सीख सकते? सीखने में दिक्कत होती है। हम तो उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो करना है आज कर लेना है, सब जो है हमको भोग लेना है। सब कैसे भोग सकते हैं? संभव है क्या सब भोग लेना? ये सब संभव नहीं है। हमारे यहाँ जितने धर्म है उसमें जो भी दर्शन है, या हमारे जो बड़े पूर्वज थे उन्होंने हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में ये चीज लेके आ गए कि कैसे हमको अपना प्रकृति का संरक्षण करना है।
पीपल का पेड़ जो आपको ऑक्सीजन देता है, रात और दिन ऑक्सीजन देता है, उसकी पूजा हमारे यहाँ पे सबसे आगे है हमारे समाज में। तो ये चीज, बरगद की पूजा होती है, लंबी उम्र के लिए बरगद को बांधती है महिलाएं धागा। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान था, ये सारा ज्ञान था हमारे यहाँ पे, लेकिन हम अभी इस विकास के युग में हम शायद उस ज्ञान को भूल गए हैं और इसको कैसे संतुलन बनाया, संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन बनाने का कि हीट वेव जो है हमको लगता है कि इस साल 100 से ऊपर आदमी की जान ले जाएगा, जिस ढंग से चल रहा है, खासकर चाईबासा के इलाके में, संथाल पिंडा के इलाके में भयंकर 47+। क्या करेगा लोग? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? आपके लिख देने से नहीं होगा। शहर में तो लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है, लेकिन जिसका ऑफिस है तो जाएगा। जो टेम्पू चला के खाता है, जो रिक्शा चला के खाता है, उसको जाना ही पड़ेगा, मरेगा वो, जाएगा तो। और आपको भी अगर इमरजेंसी होगी तो आपको भी जाना पड़ेगा, आप भी चपेट में आएंगे। हमारे एक मित्र है, प्रिंसिपल है, वो बेचारे दूध से परेशान है 3 दिन से। हम बोलते आप तो एसी गाड़ी में आते जाते हैं, बोला कैसे लगे हमको पता ही नहीं है, बुखार उतर ही नहीं रहा। यही है कि हमको ये सबको समझना है कि कैसे इसको, प्रकृति को बचाएं, और इसको बचाने के लिए अभी तो बहुत सारे रिसर्च भी हो रही है, कैसे इससे बचा जाए। मेन कारण तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस तो इसका मुख्य कारण है ही है, और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको पेड़ पौधे तो ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे, हमको वाटर बॉडीज, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपदाएं बढ़ जाएगी। केवल हीट वेव आपदा नहीं है, बहुत सारी जितनी आपदाएं हैं वो सारी बढ़ जाएगी। बाढ़ है, तो मिडिल ईस्ट में बाढ़ है ना, बाढ़ नहीं, उस रेगिस्तान में कारें ऐसे बह रही थी जैसे खिलौना हो। बिल्कुल नहीं जी, क्यों आ गया? कई 60 साल से पानी नहीं पड़ा था, पानी पड़ा था, कल्पना ही नहीं थी, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि कैसे पानी जो आएगा वो निकलेगा। उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था BPDP, शायद आपके याद हो, बिहार प्लेटो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमारे मित्र उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हमारी बहुत मैंने पसंद नहीं करते थे हम जो जिस टर्म में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए हम दिखाते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट लगा है, कितना बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। तो खूंटी ले गए पकड़ के, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर भी थी, 90s की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने दिखाया तो एक खेत जो था उसमें धान की बाली जो थी एकदम लटकी हुई थी, और दूसरे किसान, एक ही किसान का था, दूसरे खेत में जो है कम बालियां थी। उन्होंने कहा देखिए, हम बोले लेकिन इसमें तो लग रहा है कि बीमारी है धान में। अच्छा एक्सपेंडिचर बताइए, बोले कि आप लगा रहे खोचा। हम बोले एक्सपेंडिचर बताइए कि इस धान लगाने में क्या हुआ। उससे पूछे कितना हुआ जी, इसके 5 गुना हुआ, आप बीमारी लेकर के आ रहा है। यही सिखा रहे हैं इनके किसानों को, मड़ुआ छीन लिया, गुदली छीन लिया, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो रहता, वो तो मेकअप करता है इन चीजों को ना। आज कह रहे हैं मिलेट्स खाओ, क्या है मिलेट? नहीं, पहले तो ले लिया। अब तमाम नदी जो देखिए, तमाम नदियों का क्या हाल है, आप हरमू देख लीजिए, नाला के सिवा क्या कहेंगे, बरसात में सिर्फ पानी बहता है। पोटपोटो का क्या हाल है, स्वर्णरेखा का क्या हाल है, जो हमारे नजदीक दिख रही है नदियां, दामोदर का क्या हाल है। अब वहां जो किनारे में बसे हुए हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, और तब जबकि झारखंड में जितने माइंस है अबेंडेंट, उसमें अरबों लीटर पानी पड़ा हुआ है, वो मैनेज किया जा सकता है। ये बात जो आप कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज जी बड़ा विषय है, और हीट वेव उसका एक मैनिफेस्ट नहीं, उसका रिएक्शन है ना। जैसे हम कोई दवा नहीं पचती है तो चत्ता होने लगता है शरीर में, वो एक एक्सट्रीम हो गया। तो ये बात शुरू में जब 30-40 साल पहले मैं भी जब इस विषय पे देखता था, तो मुझे भी आश्चर्य लगता था कि 40 साल पहले इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी, और कोई विश्वास नहीं करता था। इवन अमेरिका जैसा देश भी अभी उसके राष्ट्रपति विश्वास नहीं करते। उनके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन पब्लिकली वो कहते हैं नहीं साहब ये तो मजाक की बात है, कुछ इसी टाइप की बात करते हैं। नहीं, हम अपने लोग अयासी नहीं घटा सकते हैं, उन पर जो चल रहा है उसको नहीं कम कर सकते। वही है, उसके लिए आप पैसा ले लीजिए, पीछे कारण और उनके हैं। तो अब प्रॉब्लम तो पूरे विश्व में है, हर जगह पे है, और जो गरीब देश है अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाए तो समस्या उनको ज्यादा है। आपने अभी दुबई की बात कही, तो हो सकता है वहां उतना पैसा है कि तुरंत उसका निदान कर लेंगे, कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन वही चीज अगर वही बाढ़ गरीब देश में आती, पाकिस्तान या वहां पे, तो सालों साल उसका नुकसान भुगतते रहते हैं। हमारा डूब गए, मर गए, उनको कहाँ से बचा के ले आएंगे? वो तो खैर ही है, लेकिन उसका अगला निदान भी हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो वो जो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है
कि ये पूरी चीजें जो होंगी, मौसम बिल्कुल अनसर्टेन रहेगा, कब गर्मी होगी कब बारिश होगी इसके बारे में कोई हम जितना कॉन्फिडेंस के साथ हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते थे वो चीजें बिल्कुल अनसर्टेन होती जाएंगी। हालांकि साइंस अपने पीछे पीछे चल रहा है, हमारे दोनों आजू बाजू में साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, तो ये साइंटिस्ट लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो अनसर्टेनिटी वो अपने तरह से चल रही है। अब उसमें ये है कि हमारे पास चिंता का विषय है कि हम करें कैसे। बिल्कुल। तो एक बड़ा हमारे पास जो हमने बताया कि SDG का जो हमारे पास फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसमें अभी हम लोगों को सबको पूरे विश्व भर में ये कहा जाता है कि भाई आप उसको पालन करिए तो शायद हम कर पाए, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो रही है या पानी की दुनिया ने यह समझा ना कि MDG को SDG करना पड़ा। जी ये तो समझाना। हाँ, थोड़ी समझने के बाद जो शुरुआत होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही। हाँ, ये बात हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है, शायद हमें और तेजी से बढ़ने की जरूरत है और सभी स्तर पर करने की जरूरत है। तो हालांकि हमारे देश में भी हमारा नीति आयोग है, हमारे जितने विभाग हैं, जितने सरकार के कारिंदे विभाग हैं या जितनी संस्थाएं या इंडस्ट्री हैं, सभी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि हम अपने कार्यकलाप को, हमारी एक्टिविटी ऐसी हो जो कि क्लाइमेट चेंज के अनुरूप हो। हम क्लाइमेट चेंज को एग्रेवेट नहीं करें, हम ऐसा अपना करें, चाहे हम इंडस्ट्री है तो हम इस तरह से करें, हम अपने फ्यूल को रखें, हमारे प्रोसेसेस ऐसे हो कि कम से कम हमारा जो है कार्बन का फुटप्रिंट हो, वाटर का फुटप्रिंट मिनिमम हो, तो ये हम करें। और इसको मॉनिटर करने की भी हो रही है। अभी राज्यों के स्तर पर देखेंगे, आप लोग नीति आयोग का एक बना रखा है कि हर राज्य को कंपेयर करते हैं और कोशिश ये होती है कि साहब एक राज्य दूसरे राज्य को देखे या एक जिला दूसरे जिले को देखे कि साहब वो बेहतर कर रहा है तो हम कैसे, हम भी क्यों ना करें। तो कुछ इस कड़ी में एक होता है कि साहब हम इस तरह से पीयर रिव्यू हो और लोग एक दूसरे को देख के बेहतर करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम पेनलाइज करें, तो ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं और सबके इंटरेस्ट अलग है, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट अलग है, एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट अलग है, किसानों के इंटरेस्ट अलग है, तो सबको समावेश करके हम कैसे करें, बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसा है कि हम लोग अगर जैसी जैसी समझ हमारी बढ़ेगी, शायद हम लोग बेहतर तरीके से इसकी महत्ता को समझेंगे और फिर हम उसको अनुपालन करेंगे और सरकारें भी शायद और बेहतर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। पांडे, झारखंड के जंगलों में जो प्रोडक्ट पहले मिलते थे, औषधियाँ मिलती थी, उसमें कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी आई है? अगर आप जो आपके यहाँ बोर्ड्स है या आपके यहाँ जो कागज है उससे अगर देखें, और उसके होने नहीं होने का क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि बहुत जगह देखते हैं, आप भी देखते हुए, अगर फिरालाल वगैरह के पास चले जाइए तो बहुत महिलाएं झाड़ी लेकर के आती हैं, बुखार की दवा होती है ना, कहते हैं कि बुखार एकदम ठीक हो जाता है बिना पैरासीटामोल के। इस तरह की बहुत सारी औषधियाँ थी जिस पर पतंजलि बड़े पैमाने पर काम कर रही है, डाबर, बैजनाथ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह की जो ये प्रोडक्ट्स थे उसकी क्या स्थिति है अभी, और उसके नहीं होने का क्या मतलब है? देखिए, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, हमारे पूर्वज ज्यादा सजग थे हमसे। जैसे पहले यज्ञ होता था, हम कहाँ स्वीकारते हैं, तो यज्ञ के लिए जो जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता था संविधा कहते थे, तो ये लकड़ी जो है वो किसी वृक्ष से काट के नहीं लाई जाती थी, तो जंगल के जमीन पे जो लकड़ी स्वतः गिर जाती थी उसको लेकर के उसका इस्तेमाल होता था। ये सस्टेनेबल बिहेवियर था, और इस सस्टेनेबल बिहेवियर को अगर हर व्यक्ति समझे तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पानी जो हम इस्तेमाल करते कुआं का, वहां पर केला लगा रहता था कि उससे वो केला हो जाएगा, उससे पुदीना लगा रहता था, सब्जियां छोटी मोटी घर की सब्जी की जरूरत पूरी हो जाए, ये सस्टेनेबल है ना भाई, सस्टेनेबिलिटी है। तो अभी जैसे कि मैडम भी बोल रही थी कि कंक्रीट के जंगल होते चले जा रहे हैं, हमें तो इन्हीं में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है अर्बन फॉरेस्ट का जिसमें कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात कहते हैं, मियावाकी प्लांटेशन की बात कहते हैं, जिसमें कि क्विकली ग्रो करने वाले डेंस फॉरेस्ट को जंगल के बीच में जहां भी भूमि उपलब्ध है उसको लगाने की बात करते हैं। जहां तक औषधि की बात कर रहे हैं, औषधि के जो पौधे हैं वो अगर उसका एक्सेसिव दोहन होगा तो उसके खत्म होने की गुंजाइश हमेशा से रहेगी। और जैसा कि कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से पहले जो चीज जहां पाई जाती थी अब वो चीज वहां पे नहीं पाई जा रही है। अगर मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल लूं, शायद समझना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। वहां पे एक औषधि होती है कीड़ा जड़ी।
कीड़ा जड़ी जो वो हायर एल्टीट्यूड में पाया जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो वहां पे अल्पाइन मीडोज में कीड़ा जड़ी पाया जाता है। अब बर्फ और ऊपर जमता है, अब वहां नहीं जमता, तो वो औषधि भी ऊपर चली गई। लेकिन पहाड़ का अगर आप देखें तो अब दिनों दिन कम होती चली जाएगी और एक बार में विलुप्त हो जाएगी। तो एक्सेसिव दोहन और अनसस्टेनेबल उसका जो हार्वेस्टिंग है उसकी वजह से औषधि पे डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। डॉली, आप जब कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो जब बच्चे आपके यहाँ आए थे, आपके बताने के पहले कि हम रिसर्च क्या करने जा रहे हैं, वो अर्थवर्म जानते थे क्या कि अर्थवर्म क्या होता है? हाँ, क्योंकि वो सभी जीव विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो शुरू डिसेक्शन करना पड़ता है। अगर अब तो वो भी बंद हो गया है और अब सब चीज किताबी ही रह चुकी है। अब बच्चों को सोचने पे मजबूर करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एज अ टीचर। जैसे कि बच्चे भी पूछते हैं कि क्यों अर्थवर्म ही क्यों, तो उनको हम लोग बोलते हैं तुम सोच के आओ कि अर्थवर्म क्यों, और या कोई यदि और कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई ऑल्टरनेटिव है आप सोच के आइए। तो बच्चे टाइम लेते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, पढ़ने के बाद आते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं ये एक आसान उपाय है, सजग उपाय है, इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे कि स्वर्ण रेखा की आपने बात करी, हम लोग स्वर्ण रेखा पे भी काम कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा के आसपास जहाँ उसका उद्गम हुआ है नगड़ी में, तो वहाँ पे रानी चूहा, जैसे वाटर टेबल जो है सबसे ऊपर आ जा रहा है, तो रानी चूहा हम लोग जाते हैं जनरली, और उसके आसपास आप देखिएगा सिर्फ खेत है, और वहाँ पे भी तो भगवान की कृपा से अभी कोई अर्बनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन कब तक। तो वहाँ के हम लोग अर्थवर्म्स को लेके आए हैं और उनको कंपेयर किया है। तो हम लोग साथ ही साथ वाटर क्वालिटी को भी जांच रहे हैं पिछले 2 साल से, और हम लोग को और आगे 2 साल और हम लोग उसको जांचेंगे। तो हम लोग फर्क एक ही साल में इतना फर्क देख रहे हैं। जैसे अब प्लास्टिक की चीजें भी ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग। वो जो चूहा है, अब लोगों ने लोकल से पता चला कि अब जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो गंगा नहीं जा पाते हैं, वो उसकी राख भी उसमें डाल दे रहे हैं। कमाल बात। हाँ, ये बड़ा क्या इस तरह का एक नया चलन हम लोग को सुनने में आ रहा है, और ये काफी हम लोग रिसेंटली ये सुने। लेकिन उसी चूहे में आप अगर राख भी डाल दे रहे हैं, और जब हम लोग टर्बिडिटी नापने के लिए एक सेची डिस्क होती है, उसको हम लोग देखें तो टर्बिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, मतलब बहुत लो लेवल, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा गंदा होते जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि जो अभी पानी धरती से जस्ट निकला ही है, उसमें हम लोग को सूक्ष्म प्लास्टिक के रूप मिले हैं। हम लोग ने देखा, जांचा, और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आगे क्या क्या हो सकता है और कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। आसपास उस चूहे के अगर आप फोटोज हम लोग ने लिए तो देखा कि जो अगरबत्ती, पहले के लोग क्या करते थे, अगरबत्ती हुआ या कोई भी चीज हुआ, यहाँ तक कि आमंत्रण देने के लिए भी सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, चावल से डिजाइन करके और घर घर ले जाया जाता था, और अगरबत्तियों को भी पत्तों में लपेट के ले जाया जाता था। लेकिन अब वो प्रचलन जो है अलग ही रूप ले चुका है, सब पे प्लास्टिक की परतें चढ़ते जा रही हैं, और वो जब पानी पास में ही रानी तालाब है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग ने चेक किया, उसमें भी गंभीर समस्या। पर लीटर हमको 10 से 15 पार्टिकल मिल रहा है सूक्ष्म प्लास्टिक का। अब जो पानी हमको बचा खुचा पानी है, उसमें भी हमको कुछ पॉलीमर्स मिल जा रहा है, जो दिक्कत करेगा बाद में जाके। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। कांके डैम में हमने चेक किया, पर लीटर 300 पार्टिकल मिले हमें प्लास्टिक के। तो ये गंभीर समस्या है। क्यों? आखिर जब अगर सबके लिए कांके डैम जिस नदी पर था, उस नदी पर घर मोहल्ले बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां सिर्फ नाले का पानी जाता है, जो बरसात में बह करके आता है, सिर्फ वही पानी जाता है कांके डैम। नतीजा ये हुआ कि इस बार ऐसी जलकुंभी हुई कि जलकुंभी के सारे मशीन फेल। दिन में निकालते थे, रात में फिर पूरा का पूरा तालाब भर जाता था। अब 3-3, 4-4 मशीन लगा कर उसको निकालने की कोशिश चल रही है। हम खेल रहे हैं नेचर के साथ, और नेचर हमको सिखा रहा है। हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट को कि लू है, लू से बचने का तरीका सरकार ने हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, हॉस्पिटल में बेड्स व्यवस्था कर दी, डेडिकेटेड बेड्स हैं, वो उपाय है, या लू हो ही नहीं और हो तो कंट्रोल में रहे, उसके उपाय क्या हो? देखिए, अभी जो स्थिति है जी, उसमें अभी हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, उससे ये तो नहीं कह सकते कि लू नहीं होगी, लू तो होगी, लू तो चलेगी।
और बहुत सारी दूसरे जो प्राकृतिक पहले एक बवंडर आता था, आपको याद होगा, ऐसे घूमता रहता था गांव में, बहुत याद, शहरों में भी। अब वो देखते हैं कहीं कहीं दिखाई ही नहीं देता है। उसके होने नहीं होने का क्या मतलब है? यहीं पे अभी रांची में आप देखिए ना, पिछले कुछ समय से इतनी तेज गर्म हवा चल रही है, जो कि ये कम्प्लीटली एबनॉर्मल लग रहा है मुझे तो। ऐसा पहले तो यहाँ रांची में मैं भी 20 साल से ज्यादा हूँ, कभी देखा नहीं यहाँ पे। एक बार 84 में यहाँ आया था, तो 84 में अप्रैल में इतनी गर्मी थी कि अलमीरा से कपड़ा जो निकालिएगा लगता था कि गर्म करके निकालना है, आयरन करके निकालना है, इतनी गर्मी थी। छत पर अगर सोइए तो फोड़ा हो जाता था, फुंसी हो जाती थी, इतनी भयावह स्थिति थी। 84 के बाद मैं पहली बार 40 साल बाद ये इस बार मैं फील कर रहा हूँ कि कंपेरेटिवली उस समय भी लू नहीं चलता था, लेकिन ये लू का है, कहीं नहीं सो सकते थे। उस समय एसी का प्रचलन बहुत कम था, सरकारी ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में नहीं मिलता था एसी। जी, यहाँ पे तो रांची तो एक अच्छी जगह थी, सभी लोग मानते हैं। यहाँ पे जंगल भी है, और जैसे आपने बताया बहुत वाटर बॉडीज थी, वो डिसअपियर हो गई, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये सारा जो हमारा जीवन शैली जो बदली है, विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस पे हम आगे बढ़े हैं, तो नतीजा तो उसी का है, दिख ही रहा है कि एक तो क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, वो नेचुरली सोलर एक्टिविटीज से होता है, और कोई बहुत ही लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शन होता है तब होता है। अदरवाइज ये अभी जो 1800 के बाद में जो हो रहा है, वो तो सारा का सारा हम ही उसके लिए दोषी है। एक हाइपोथेटिकल सवाल करें, पता नहीं, धरती सूरज के चक्कर काटती है, जब काटती है तो जंगल भी तो चक्कर काटता है ना, सभी नहीं, तो जंगल कम होता जाएगा, सूरज का वेग तो ऐसे ही आते जाएगा नीचे। अगर ये वैज्ञानिक तथ्य है तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हम वैज्ञानिक नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन हम समझना चाहते हैं चीजों को। धरती तो सूरज का चक्कर लगा ही रही है, उसी से गर्मी और सर्दी पड़ती है, बरसात होता है, उसी से होता है। हाँ, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, तो साल में 2 बार सूरज के पास में होती है, 2 बार दूर होती है। तो और उसमें भी कोई चेंजेस होता है, हल्का फुल्का चेंजेस तो होना ही है, तो उसका इफेक्ट तो आता ही है। लेकिन अभी जो हमको दिख रहा है, जो दुनिया गर्म हो रही है, जो दिख रहा है, वो तो उसके जिम्मेदार तो हम ही हैं, मनुष्य ही है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये औसतन तापमान जो 1 डिग्री से ऊपर बढ़ गया है हमारा। आप प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखें तो 13.9 डिग्री सेल्सियस था, और अब वो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है औसतन तापमान धरती का। तो उसका ही इफेक्ट है। देखिए, आर्कटिक जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, और जितने भी आइलैंड है जो समुद्र के, उनकी लाइफ पे खतरा है, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। सी लेवल राइज हो रहा है, हमारा हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स है उनमें मेल्टिंग बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत सारी लेक्स बन जा रही है। वहाँ पे वो लेक्स अगर आउटब्रस्ट होगी तो नीचे के जो डाउन स्ट्रीम में शहर है वो तबाह हो जाएंगे। तो ये सारे उसके आपदाएं हैं, इसी का इफेक्ट है। और लेकिन अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज को तो जागरूक होना ही है, व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक होना है। और ये लू जैसी और ये सारी जो घटनाएं हो रही है प्रकृति की, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न बोल सकते हैं या इसको तो इससे आदमी को जागरूक होना है, कैसे इससे सस्टेनेबल रूप से बचाव करना है। सस्टेनेबल लाइफ ही आदमी को बचा के रखेगी। गुप्ता जी, कंट्रोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। पहले घरों में ग्रिल के दरवाजे या गेट नहीं हुआ करते थे, तो कोई आदमी धूप में अगर है तो बरामदे में आकर खड़ा हो जाता, या पेड़ लगे होते तो वहां खड़ा हो जाता था, गर्मी से उसको निजात मिल जाती है। तो बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ की कहीं खड़ा हो ही नहीं सकता है, कहीं खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सारे मोहल्ले मिले, खास करके अपार्टमेंट वाले जो गांव है, वो खड़ा होने की जगह वहां तो घुसना ही नहीं देगा, सड़क पर भी नहीं खड़ा होता, उधर हटो उधर हटो उधर हटो। हम चीजों को नियंत्रित कैसे करें, उसका भी तो हक है ना भाई। हम सबका पानी निकाल के बोतल में बंद करके बेच दे रहे हैं, राइट है हमको? हम ही कहते हैं, हम ड्यूटरा पीट कर 10 मीटर पानी घट गया, 10 मीटर। अरे तो पानी किसने किया? पानी चोरी की सरकार को पता है, शासन को पता है, पढ़ लिख के आईएएस आए हैं, पढ़ लिख करके फॉरेस्ट में आए हैं, पढ़ लिख करके सब लोग आए हैं, विद्वान हैं लोग। तो ये हो रहा है, दूसरे का पानी, पूरे समाज का पानी कोई निकाल के बेच दे रहा है, कैसे चीजें ठीक होंगी? और वो कह रही है पॉलीमर की बात, तो प्लास्टिक के बोतल में सबके सब बंद होकर के जा रहे हैं।
समस्या जो पूरे समस्या को अगर हम देखें, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और हीट वेव की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ पूछ नहीं पकड़ रहे हाथी का। हाँ नहीं, हम सूंड पकड़ रहे हैं। नहीं, वो आपका कहना है कि कौन पकड़ेगा जी। उस पकड़ने के क्रम में हम सारे हमारे जो नियंता हैं वो भी हम ही चुनते हैं और हम ही करते हैं। तो हम सभी को बिल्कुल जागरूक होकर करना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम ऐसे नियम बनाएं, हम ऐसे संविधान बनाएं, हम ऐसे प्लान बनाए और उन प्लान को हम अच्छी तरह से लागू कराएं। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए जनता जनार्दन को भी आगे आना होगा और हम किसी को ब्लेम करते हुए नहीं रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे मल्टी स्टोरी अब तो बिल्डिंग्स काफी हैं और अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट एक अपार्टमेंट गांव बसा हुआ है। हाँ, आ गया है। तो हम दूसरों पे तो ब्लेम डालते हैं, पर अपने बारे में भी कभी सोचना चाहिए कि हम टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और हम शाम को लेकर के और छत को हम पानी से भिगो रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो फ्लोर गर्म हो गया है और उसमें हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो जो पानी बेच रहे हैं उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जो हम भी कर रहे हैं वो भी तो ठीक लेकिन सर जी जो एसी लगा करके हमको गर्म कर रहे हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं। हम बचे कैसे? हमारे पास बचने का तो कोई उपाय चाहिए ना। वो भी है। गाड़ी को अपने धो रहे हैं दिन भर में, क्या कहते हैं, एक बार गाड़ी धुल रहे हैं और लॉन को पानी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। डोली, जैसे कि आपने कहा था कि दादा लगाएगा पोता खाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी पहली वाली जो अब तो दादा सिखा भी नहीं रहा पोते को। बस यही बात है, अब पोता सीखना भी नहीं चाह रहा है, ये भी है। नहीं, पोता सीख सकता है। हाँ, सीख सकता है दादा अगर सिखाए तो। जैसे हम लोग भी सवाल करते थे तो बहुत सवाल पूछते हो, चुप रहो। तो इस तरीके से जो चलन चली आगे, तो उसके कारण बहुत सारे जो ज्ञान है वो पीछे छूट गए। अब वही अमेरिका वाले आके वो ज्ञान को लिख देते हैं और पेटेंट करा लेते हैं। तो अभी एथनो मेडिसिन की कॉन्सेप्ट जो है बढ़ती जा रही है। जो केकड़ा होने का मतलब, जो आदिवासी ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें है कि केकड़ा होने का मतलब क्या है, केकड़ा कहाँ से आया, ये समझ अगर बनेगा तब केकड़ा बचेगा। हाँ, धर्म से ही पीपल बचा। धर्म के साथ अगर रिलेट नहीं किए होते पीपल नहीं बचता, बरगद नहीं बचता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो उसी तरह स्कूली शिक्षा भी आज जितना भी हम लोग मॉडर्न वे में इक्विप होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जा रहे हैं। जो मेन ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल वे में बच्चों को सीखना चाहिए या बच्चों को समझ में आनी चाहिए, वो कहीं पीछे छूटते चले आ रही है। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हाँ, हीट वेव कम हो सकता है, लू कम हो सकता है, बशर्ते कि आप नियंता को सही चुने। ये आपके पास मौका है, वोट जरूर दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सही नियंता चुने। धन्यवाद। जोहार।